तो ज़रा सच बताइएगा, क्या ऐसी खुशी जो आवाम है उनके चेहरों पे भी नज़र आती है? उनके लिए अगर सीधा सा सवाल कि IMF डील में है क्या मज़ीद महंगाई और टैक्सों के अलावा? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, आम आदमी के लिए डेफ़िनेटली अभी कुछ नहीं है और मेरे ख़्याल में आने वाले दिनों में महंगाई में थोड़ा इजाफ़ा हो सकता है। उसकी वजह ये कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि IMF ये कहता है अपनी कंडीशंस में कि आप सब्सिडी ना दें। आप जितनी की बिजली बन रही है उतनी की बेचें, उससे सस्ती ना बेचें। जितने की गैस बन रही है उतनी की बेचें, उससे सस्ती ना बेचें। और जो पाक रुपी की जो वैल्यू है वो मार्केट को डिटरमिन करने दें। अगर पाक रुपी डॉलर के अगेंस्ट नीचे जाता है तो उसे जाने दें और उसके साथ इंपोर्ट्स खोलें। इसमें कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। ऑफ कोर्स नेगेटिव्स मैंने आपसे बात कर ली कि महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी मुतवक्किल ना होगी और अभी पेन बाकी है। तो ये एक इशू है कि IMF प्रोग्राम में आपको रहना है, लेकिन उसके साथ साथ इंपोर्ट्स अगर खुलती हैं तो इंपोर्ट्स में जो इंडस्ट्रीज़ बैठी हैं, जो 70-80% या 90% हिस्सा जो है इंपोर्ट डिपेंडेंट होता है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, चाहे एनर्जी के फॉर्म में हो। आपको ऑयल भी आप बाहर से मंगवाते हैं, पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, डीजल भी करते हैं और आप साथ साथ मेडिसिन भी करते हैं, उनका भी रॉ मटेरियल करते हैं, फूड भी करते हैं। तो वो इंपोर्ट्स खुलने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में सप्लाईज आना बेहतर होंगी, जिससे प्राइसेस में थोड़ी सी कमी आ सकती है, थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है। बट मैं ये कहूँगा कि अगले 6 महीने बहुत चैलेंजिंग होंगे। इसके बावजूद कि IMF प्रोग्राम हमें मिल चुका है और 12 तारीख को बोर्ड का अप्रूवल है, लेकिन बहुत सारे इम्तिहान अभी बाकी हैं। यहाँ से चैलेंजेस शुरू होते हैं। ये चैलेंजेस कम भी किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट अपना अगर ख़र्चा कम करे, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेके चले कि ये हमारे पास एसेट्स हैं, ये हमने सऊदी अरेबिया को देने, UAE को देने, कतर को देने, वहाँ से डॉलर का इनफ्लो आए, उसकी बेसिस पे रुपये में थोड़ी बेहतरी आती तो फिर महंगाई में कमी हो सकती है। अदरवाइज़ ऑफ कोर्स अभी भी चैलेंजिंग टाइम है, अभी तो शुरुआत है। जी जी, अच्छा खुरम साहब, इस तरह ये भी बताइएगा, जो हुकूमत ने माजी की हुकूमतों की तरह ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं ये अगलों पर छोड़ दिए हैं, तो हम कब तक ये मुआशरे की हकीकतों से मुँह छुपाते फिरेंगे? अब आज जो वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में जो स्टील मिल का नाम लिया है, लेकिन इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर पाते हैं, तो क्या नाम लेना काफ़ी होता है, फ़ैसला नहीं हो पाता है? फिर अगला सवाल ये आता है कि कौन रुकावट है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन आपने किया है कि हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं, चाहे वो PIA हो, अभी तो मेरे ख्याल में जहाज़ लेने की बात हो रही है। मेरे ख्याल में तो उसको जहाज़ लेने की जगह उसे जो है हमें जल्द से जल्द या तो उसे प्राइवेटाइज़ करें या फिर एटलीस्ट बेयर मिनिमम लेवल पे ले आएँ, ताकि एटलीस्ट लॉसेस हमारे कम हो जाएँ। तो चाहे PIA हो, पाकिस्तान स्टील मिल्स हों या दूसरे इदारे, पाकिस्तान रेलवेज़ हो, इनके एसेट्स भी अच्छे खासे हैं, ज़मीनें भी हैं बहुत ज़्यादा, एट द सेम टाइम लाइबिलिटीज़ भी हैं। तो मेरे ख्याल में इनका जो खर्चा है पूरे साल का, जो हमारे बजट पे जिसका असर आता है, वो तकरीबन कोई 500 से 800 अरब रुपए हम साल का इन पर खर्च करते हैं। कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 ट्रिलियन रुपीज़ तक भी गया है, यानी कि 1000 अरब रुपए तक भी गया है, उससे ज़्यादा भी गया है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना इकॉनमी में 3-4 हैं जो कि गवर्नमेंट के ही अपने ऊपर आते हैं। नंबर 1 आपने यही कहा, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं, इनके जो है 500 से 800 अरब रुपए अगर आप किसी तरह कम करें, काटें, इनमें आप रिड्यूस करें, मैनेजमेंट को या जो भी एम्प्लॉइज़ हैं इनको आप कम करें, गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करें, रेगुलेटरी फुटप्रिंट कम करें, तो ये जो पैसा है इसमें आधा भी बचा ले गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट आती है, ये गवर्नमेंट करे, अगली गवर्नमेंट करे, ऐसे भी करना चाहिए था पिछले 15-16 महीनों में। उसके साथ साथ पेंशन के रिफॉर्म्स है, पेंशन में बहुत ज़्यादा पैसा हमारा जाता है, 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ तो पेंशन में हर साल चला जाता है। फिर आपके पास एनर्जी सिंगल फैक्टर है इतना बड़ा जो आपको डिफ़ॉल्ट कर सकता है, एनर्जी का सेक्टर जिसमें आप 1 ट्रिलियन रुपया जो है वो झोंकते हैं हर साल, उसको आप ठीक करें। ना इस गवर्नमेंट ने किया, ना पिछली ने किया, ना उससे पिछली ने किया। मखलूत हुकूमत जो बनती दिखाई दे रही है आगे जाके, कि मतलब किसी को अक्सरियत मिलने का कोई अभी फ़िलहाल चांस नज़र नहीं आ रहा है। फिर ऐसे में ज़ाहिर बात है, मखलूत हुकूमत बनेगी, किसी की अक्सरियत नहीं होगी, तो फिर जो काम लिया जाएगा तो मसलहतों के तहत काम लिया जाएगा, और फिर जो अहम फैसले हैं वो यकीनी तौर पर कोई मसलहत के भेंट चढ़ेंगे, कोई सियासत के भेंट चढ़ जाएंगे। ये डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं या गवर्नमेंट को मेजॉरिटी नहीं होती तो वो डिसीजन नहीं ले सकती। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इस पे, और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ हिस्ट्री के साथ। अच्छा। कि ऐसा कंट्रीज ने किया भी है। देखिए, इंडिया की एग्जांपल आपके सामने है। हम इंडिया को अक्सर कोट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी इंडिया को कोट किया कल, वो जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें आपने नोट किया कि इंडिया 1991 में सिर्फ एक बार IMF के पास गया है अपनी हिस्ट्री में, और IMF के बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद। क्यों? क्योंकि वो फंसे थे और उन हालात को उन्होंने अपॉर्चुनिटी जाना। और उसमें क्या था आपको पता है? उस वक्त मखलूक हुकूमत ही थी नरसिम्हा राव की। तो उसने किया क्या? उसने ये किया कि उसने एक कॉम्पिटेंट टीम डाली कि 4-5 लोग जिनकी इंटीग्रिटी, जिनकी कॉम्पिटेंस में कोई शक नहीं था, उस वर्ल्ड रिनाउंड लोग जो अपने और लोकल थे, उन्होंने उनको इकट्ठा किया
कुछ चंद इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, चाहे सेंट्रल बैंक हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेटाइजेशन हो, उन पे लोग डाले उन्होंने और उन लोगों को ये एम्पावर किया कि देखिए आप अपना काम करें, पॉलिटिकली मैं संभालूंगा, पॉलिटिकल राइवल्स को या मेरी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसको मैं जोड़ के रखूंगा, आप अपना काम करें। और आज देखें इंडिया कहाँ खड़ा है, और उसके अगले 10 साल में भी देख लें, पिछले 10 साल जब से उसने ये डिसीजन लिया, तो मैं ये कहता हूँ कि कोलिशन गवर्नमेंट भी चल सकती है, लेकिन उसको जो हेड कर रहा है, जो लीड कर रहा है, वो अगर विल है उसके पास कमिटमेंट है, उसके पास स्किन इन द गेम है, वो कर सकता है, उसे पता है कि जी मैं अच्छे लोग डालूं, उनको एम्पावर करूं, पीछे उनकी बैकिंग करूं और पॉलिटिकली मैं संभालूं, तो सब कुछ हो सकता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में भी मैडम मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहिबा कि काम हो सकता है, सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि कमिटमेंट कितनी है, स्ट्रांग है नहीं है, विल कितनी है। अगर हम नहीं करना चाहेंगे, हम पॉलिटिकल चीज़ों को ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी देंगे पॉलिटिकल डिसीजंस को, और हम इकोनॉमिक डिसीजंस को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो यही हाल होगा जो चल रहा है। फिर तो मैंडेटेड गवर्नमेंट भी आ जाए, कोई 51% या सुपर मेजॉरिटी। अच्छा, एक और आम सवाल खुरम साहब, वक्त की कमी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो नौजवान हैं उनके हवाले से ज़रा मैं बात करना चाहूँगी। जो नौजवानों का एतमाद है उसे कैसे बहाल करना है? जैसा कि अफसोस के साथ ही कहूँगी, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं कि नौजवान ट्रक में, कश्ती में, जहाज़ में, किसी भी तरह किसी भी चीज़ में बैठ कर किसी ना किसी तरह रोज़गार की तलाश में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जिस पर मेरे ख्याल से जितना दुख किया जाए, जितना अफसोस किया जाए कम है, क्योंकि रोज़गार के मौके उनके पास पाकिस्तान में होने चाहिए, हमारे अपने वतन में होने चाहिए। क्यों वो दायरे गैर में जाएँ रोज़गार की तलाश में? और कोई मतलब किस तरीके से, कोई किसी तरीके से, अफसोस का मुकाम है। तो क्या ये जो $3 अरब पाकिस्तान में, इन्हें कोई मुस्तकबिल दे सकते हैं नौजवानों को? इनका जो खोया हुआ एतमाद उसको बहाल किया जा सकता है? देखें, ये आपने खुद ही जवाब उसमें काफ़ी पॉइंट्स आपने खुद भी बहुत अच्छे उसमें ऐड कर दिए कि आप ग्रोथ लेकर आएँ, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएँ, तो कोई क्यों अपना मुल्क छोड़ के जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने मुल्क में लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक प्लान के साथ आएँ, एक स्ट्रैटेजी के साथ आएँ कि हमारा 50% से ज़्यादा नौजवान है, उसके लिए हम एजुकेशन के मौके, सेहत के मौके, फूड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, और फिर एक रोड मैप हो उनके लिए कि जी हमारे पास यंग जनरेशन को हमने किस डायरेक्शन में लेके जाना है। क्योंकि याद रखिएगा कि अगर हमने कोई डायरेक्शन नहीं दी तो वो अपनी डायरेक्शन खुद फिर लेते हैं और फिर उसका मुल्क का जो है ना वो बहुत एटलीस्ट रोजगार तो हो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, सूबों से लेकर, सेंट्रल से लेकर, लोकल से लेकर एक पूरा रोड मैप देना पड़ेगा, डायरेक्शन देनी पड़ेगी। ये तो बेसिक फंडामेंटल है। अगर ये हमने नहीं किया तो डेफिनेटली हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस क्या कोई भी जो है ना वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये तो बेसिक है कि आपको डायरेक्शन देनी है अपने यंग जो है वो पाकिस्तानी को कि देखें हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, और हमने मौके शुरू करने हैं और मौक़ों को हमने सस्टेन करना है। और अगर आप ये नहीं करेंगे और इसी डायरेक्शन में जाएंगे जो अभी जा रहे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स कोई रोक नहीं सकेगा बाहर जाने के लिए। बाहर जाके वो तो आपको इस पर फोकस होता दिखाई देता है, अमल दरामद होता दिखाई देता है मुस्तकबिल करीब में खुरम साहब? क्योंकि अब आप जिस भी सियासी पार्टी को देख लें, यूथ, नौजवान, यूथ, तमाम लोग बड़ा यूथ पर एतमाद कर रहे हैं। तमाम जो डिफरेंट पार्टियों के लीडरान हैं यंगस्टर के साथ तस्वीरें खींच रहे हैं, यंगस्टर से मुलाकातें करें, जी मुस्तकबिल जो है नौजवानों के हाथ में। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रह जाएगा या फिर प्रैक्टिकली नौजवानों के लिए कुछ किया जाएगा? आपका लास्ट कॉमेंट। देखिए, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बेहतर किया जाए। जैसे कॉलेजेस और आपको पता है पहले यूनिवर्सिटीज़ में हम ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल जो हमारी नई जनरेशन होती थी उसको हम लेकर आते थे, उसे हम दोबारा शुरू करना पड़ेगा। और ग्रास रूट लेवल पे जब नौजवान खुद आके कमान संभालेंगे ना इस मुल्क की, तो फिर ये सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि आपकी जो आज की पॉलिटिकल जो जनरेशन है वो अपना वक्त गुजार चुकी है। यंगस्टर्स को आना पड़ेगा, वही सोच सकते हैं, तभी आपकी तब्दीली आएगी। मैं नहीं समझता एक 6 महीने 8 साल में 1 साल में कुछ होगा। ये 3 4 साल 5 साल में नई जब जनरेशन आएगी, और इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ ये होगा, और इवेंचुअली हमारा यही मुस्तकबिल है और इसके लिए हमें होपफुल रहना चाहिए। ये होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इवेंचुअली इंशाल्लाह ये चीज़ होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।